हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, एक बार फिर से आप सभी का लकी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और लेसन नंबर 9 चल रहा है हमारा भारत में कृषि 10th क्लास वालों के लिए। तो आगे चल रहे हैं। मैंने कल फसलें कराई और व्यापारिक फसलें चल रही थी हमारी। व्यापारिक फसलों में मैंने कल एक करा दी आपके लिए गन्ना। दूसरी फसल आज हम चला रहे हैं कपास। और कपास के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो यही बन के आता है कि भौगोलिक दशाएं कपास की कौन कौन सी हैं और कितना उसके लिए तापमान, फिर कपास उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये आता है बन करके। फिर भारत के क्षेत्र, यानी भारत में अगर देखा जाए तो कपास की जो कृषि है वो भारत की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर की जाती है। ये क्वेश्चन अलग से बन करके आ जाता है कि कपास की जो फसल है वो भारत के कुल कितने कृषि प्रतिशत क्षेत्र पर बोई जाती है, तो वो 6.7% भाग पर बोई जाती है। उसके बाद भारत के ये राज्य हो गए जहाँ पर कपास की फसल की जाती है। उसके बाद राजस्थान में कपास उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं। और उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट जो बन करके आते हैं कि कपास एक खरीफ की फसल है। भारत में कपास की 3 किस्में बोई जाती हैं, ये हम आपके लिए बताएंगे कौन कौन सी फसल है और उसको क्या क्या बोला जाता है, वो सब आपके सामने होगी। और भारत में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, द्वितीय कौन से का है, तृतीय कौन से का है, वो हम आपके लिए बताने वाले हैं। और यहीं से क्वेश्चन निकल करके आता है, सीधा क्वेश्चन आता है। क्योंकि कपास एक ऐसी फसल है जो व्यापारिक फसल है। इसको बेच करके इसके द्वारा उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति कराई जाती है। उद्योगों में इसका उपयोग यानी कि वस्त्र बनाने के काम में किया जाता है या अन्य प्रकार की और संसाधन सामग्रियां बनाने के काम में किया जाता है। तो ये एक व्यापारिक फसल है और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश में। प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र उद्योग हमारा बहुत परंपरागत उद्योग रहा है, प्राचीन और संगठित उद्योग रहा है और सर्वाधिक मात्रा में रोजगार देने वाला उद्योग रहा है भारत के लोगों के लिए। तो और ये वो कारण क्या है, वो केवल और केवल इस फसल की बदौलत। तो आप ये देख लीजिए, कपास जो फसल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार जो क्वेश्चन बन के आता है वो अधिकांश इसमें से बन करके आता है। गेहूं, चावल और कपास तो ये मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आंख मीच करके ये तो बिल्कुल याद करनी है। जैसा भी मैं करा रहा हूं क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और गारंटी के साथ में जैसा मैं करा रहा हूं वैसा ही क्वेश्चन बन करके आएगा, बशर्ते आप थोड़ा सा उसको रिवाइज जरूर करते चलें ताकि आपको दिक्कत ना आए याद करने में। जो पीछे वाला कोर्स करा दिया है 1 घंटा, उसके लिए भी निकालो, ज़्यादा समय नहीं चाहिएगा आपके लिए। और जो चल रहा है उसके लिए भी आप समय निकालते चलो। आगे चलते हैं कपास के लिए। तो कपास की जो भौगोलिक दशाएं हैं वो है तापमान इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है, वो आवश्यक होता है कपास के लिए। अगर वर्षा की बात करें तो 75 सेमी से 100 सेमी वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयोगी होती है। जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में यह अधिकांश रूप से उत्पादित की जाती है, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। मृदा, काली मृदा, इसके लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है और काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, ये आपको विशेष ध्यान देना है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो वो रेगुर मृदा या कपासी मृदा भी इसको कहा जाता है। तो मैं यहाँ एक नाम और लिख देता हूँ, कपासी मृदा। पूछ लेता है कभी कभी, अगर क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम में नहीं आया तो क्या है, कोई भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है कि कपासी मृदा कौन सी होती है। तो काली मृदा को कपासी मृदा या रेगुर मृदा कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा कपास की फसल के लिए उपयोगी होती है, उत्पादन के लिए। आगे चलते हैं। भारत में कपास उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात करें तो उससे पहले मैं एक लाइन यहाँ पर मैंने लिखी है कि भारत की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास उत्पादित किया जाता है। अगर भारत की कुल कृषि भूमि का क्षेत्र देखा जाए तो उसके लगभग 6.7% भाग पर है वो कपास की फसल है, वो उत्पादित की जाती है। आगे बात करें भारत के उत्पादक राज्यों में, तो भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कपास है वो उत्पादित किया जाता है। सबसे पहला स्थान जो आता है, प्रथम स्थान पर आता है आपका गुजरात, सेकंड स्थान आता है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान आता है कपास उत्पादन में भारत में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का। तो भारत में सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन है, जो प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है गुजरात, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। उसके बाद अन्य राज्यों में कई राज्य आते हैं जिनमें से पंजाब और हरियाणा भी हमारे हैं। और उसके बाद आदि मैंने लिख दिया, आदि का मतलब और भी राज्य हैं जहाँ पर भारत में कपास उत्पादित की जाती है। आगे चलते हैं, राजस्थान में कपास उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में जो कपास उत्पादन किया जाता है वो गंगानगर, हनुमानगढ़
अब देखिए गंगानगर हनुमानगढ़ में चावल भी उत्पादित किया जाता है। मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ चावल की फसल में। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर गेहूं भी उत्पादित किया जाता है राजस्थान में, ध्यान रखना। तो गेहूं, चावल और कपास तीनों ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और गेहूं भी सबसे ज़्यादा यहीं उत्पादित होता है, चावल भी यहीं होता है और कपास। तो याद करने में थोड़ी कठिनाई कम हो जाती है ऐसे अगर हम फसलों को ध्यान देंगे तो राजस्थान में कपास उत्पादक क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि। तो ये कुछ राज्य हैं, कुछ जिले हैं राजस्थान के जहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है, और ये कुछ राज्य हैं भारत के जहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, भारत में कपास उत्पादक क्षेत्र या कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से, नाम लिखिए। या भारत में कपास उत्पादक क्षेत्रों में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, द्वितीय स्थान कौन से राज्य का और तृतीय स्थान कौन से राज्य का है। राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वो आपके सामने है। आगे बात चल रही है हमारी, कपास एक खरीफ की फसल है, ध्यान रखना। अभी तक अधिकांश जितनी भी फसल आई है वो खरीफ की फसल ही चल रही हैं, सिर्फ गेहूं को छोड़ करके। गेहूं एक रबी की फसल थी जो आपकी किताब में खाद्यान्न फसलों के रूप में दे रखी है। भारत में कपास की 3 किस्में बोई जाती हैं। क्वेश्चन सीधा बन के आता है, भारत में कपास की कितनी किस्में बोई जाती हैं, तो वो 3 किस्में बोई जाती हैं। भारत में कपास की 3 किस्में कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन बदल जाएगा। तो क्वेश्चन जब बदल जाता है तो भारत में कपास की 3 किस्में बोई जाती हैं। पहली है लंबे व महीन रेशे वाली कपास, दूसरी है मध्यम रेशे वाली कपास और तीसरी है छोटे रेशे वाली कपास। ये 3 कपास की 3 किस्में हैं या 3 प्रजातियां हैं जो बोई जाती हैं भारत में। लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। अब पहली जो है लंबे व महीन रेशे वाली कपास, इसे अमेरिकन कपास भी कहा जाता है। इसे कौन सी कपास कहते हैं, अमेरिकन कपास कहते हैं। इसके रेशे, रेशे कहते हैं जो उसमें धागे नुमा जो चीजें आती हैं वो रेशे कहलाते हैं। तो वो लंबे होते हैं और वो सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं। यह कुल कपास उत्पादन का 50% भारत में उत्पादित, ये वाली कपास जो है वो भारत के लगभग 50% भाग पर, यानी सबसे ज्यादा यही उत्पादित की जाती है, अमेरिकन कपास ही। ध्यान रखना आप, लगभग 50% क्षेत्र पर भारत में यही उत्पादित की जाती है। वो कौन कौन से राज्यों में, वो आगे दे रखे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तीनों राज्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। यहाँ अमेरिकन कपास है वो उत्पादित की जाती है। इन क्षेत्रों में, कौन कौन से क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन तीनों क्षेत्रों में इस कपास को नरमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नरमा। और सीधा क्वेश्चन आता है, नरमा से आप क्या समझते हैं, तो नरमा आपके सामने है। नरमा कहते हैं लंबे रेशे वाली व महीन रेशे वाली कपास को या अमेरिकन कपास को। यह भारत के लगभग 50% भाग पर उत्पादित की जाती है, जो भारत के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उत्पादित की जाती है। यह नरमा हो गई साहब आपकी। सीधा क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लीजिए इसको। अगर आया तो ये शब्द पूछा जाएगा, नरमा या अमेरिकन कपास वाला। तो कपास की 3 किस्मों में से हमारी पहली हो गई लंबे व महीन रेशे वाली कपास। अब चलते हैं दूसरी, मध्यम रेशे वाली कपास। दूसरी कौन सी है, मध्यम रेशे वाली कपास। इसमें जो रेशा है वो इससे थोड़ा छोटा होता है लंबे रेशे वाली कपास से, जो धागा होता है। ये भारत के लगभग 40% भाग पर बोई जाती है। जो मध्यम रेशे वाली कपास है वो भारत के लगभग 40% भाग पर बोई जाती है। भारत में यह गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आदि राज्यों में, ईटीसी कर दिया मैंने आगे, तो आदि राज्यों में यह बोई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यह सबसे ज़्यादा मध्यम रेशे वाली कपास है वो बोई जाती है। और नंबर 3 पर आती है छोटे रेशे वाली कपास, जो लगभग भारत के 10% भाग पर बोई जाती है। ये देश के अधिकांश भागों में, यानी बहुत कई राज्यों में बोई जाती है, लेकिन ये कम मात्रा में बोई जाती है। जो छोटे रेशे वाली कपास होती है इसका उपयोग भी कम होता है, क्योंकि इसके छोटे छोटे रेशे होते हैं, इससे बहुत कम चीज़ें बनाई जाती हैं, कम वस्तुओं का निर्माण होता है। यह देश के अधिकांश भागों में कम मात्रा में बोई जाती है, मैंने लिख भी दिया है आपके लिए। ये केवल भारत में 10% क्षेत्र पर बोई जाती है। लंबे रेशे वाली व महीन रेशे वाली कपास है उसे अमेरिकन कपास भी कहा जाता है और नरमा भी कहा जाता है। नरमा कहाँ कहते हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कहा जाता है। लंबे रेशे वाली कपास है वो भारत के लगभग 50% भाग पर उत्पादित होती है। कौन कौन से क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, यहाँ इसे नरमा नाम से जाना जाता है। अगला है मध्यम रेशे वाली कपास, जो लगभग भारत के 40% भाग पर उत्पादित की जाती है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में उत्पादित की जाती है। छोटे रेशे वाली कपास है वो लगभग भारत के 10% भाग पर बोई जाती है, जो देश के अधिकांश भागों में कम मात्रा में बोई जाती है। तो इस प्रकार ये कपास की 3 किस्में हो जाती हैं और यह कपास आपकी फसल आपके सामने है। अब देखिए मैं आपके लिए एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर,
कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, हमें ध्यान देने वाली प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको उस दिन बताई थी, सबसे ऊपर कौन सी दिशा आती है, तो कौन सी दिशा है, वो आती है उत्तर दिशा। भारत 4 दिशाओं में फैला हुआ है, पहले सुन लीजिए। उत्तर, उत्तर के विपरीत हो गई दक्षिण, दक्षिण के इधर हो गई पूरब। अब हमें पूरब अगर दिशा पता नहीं चलती है तो हमारे पास 2 हाथ दे रखे हैं ईश्वर ने, ठीक है। हमको दायां हाथ, जहां हम दाएं हाथ को रख देंगे वो दिशा पूर्व हो जाएगी, और जहां बायां चला जाएगा वो पश्चिम। पश्चिम का तो पता चल ही जाएगा जब पूर्व पता चल जाएगी। तो सबसे ऊपर का ध्यान रखना है और इसका ध्यान रखना है हमें, 2 दिशा कौन कौन सी किधर होती हैं। तो सबसे ऊपर हमेशा उत्तर दिशा, और जिधर दायां हाथ होता है उधर हो जाती है पूरब दिशा, और ये हो गई साहब आपकी पश्चिम। अब चूंकि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों की तीनों जो राज्य हैं वो उत्तर और पश्चिमी राज्य हैं, यहाँ तक फैले हुए हैं। यहाँ फैला हुआ है पंजाब, इससे लगा हुआ है हरियाणा, और ये राजस्थान फैला हुआ है। तो यहाँ जो फसल बोई जाती है, वो कपास बोई जाती है, वो अमेरिकन कपास होती है, लंबे रेशे वाली कपास होती है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, PHR, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, मध्यम रेशे वाली कपास है, वो भाई साहब दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में बोई जाती है। ये वाले जो क्षेत्र हैं दक्षिण पश्चिम, यहाँ मध्यम रेशे वाली कपास बोई जाती है। अब ये 40% हो गया और ये 50% हो गया साहब, यहाँ भारत के लगभग 50%। अच्छा, मध्यम रेशे वाली कपास है वो कहाँ कहाँ है, तो यहाँ गुजरात पड़ा आपका, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, इसके जस्ट नीचे वाला जो राज्य आएगा वो महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद आगे दे रखा है तमिलनाडु, यहाँ नीचे ये तमिलनाडु आ जाएगा आपका, ये तमिलनाडु हो गया। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ही आंध्र प्रदेश दे रखा है, केरल, आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु के जस्ट ऊपर इधर आंध्र प्रदेश दे रखा है। ये सब हमारे दक्षिण पश्चिमी राज्य हुए भारत के, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, ध्यान देना, ठीक है। ऐसे हमको क्या है, नक्शा बनाना है, नक्शे के द्वारा हम क्या है पता लगा लेते हैं कि कौन कौन से राज्य कौन कौन सी दिशा में पड़ते हैं। और ये तो अधिकांश सब भागों में बोई जाती है छोटे रेशे वाली कपास, तो इसका तो आपको याद करने का भी दिक्कत नहीं है। PHR ध्यान रखना, लंबे रेशे वाली कपास जो PHR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और उसके बाद में दक्षिण पश्चिम राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम राज्य, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी बात आगे करते हैं। हाँ, तो देखिए बात कर रहे हैं हम आगे तीसरी जो अपनी जो व्यावसायिक फसल है, जूट के बारे में। पहली बात तो यह है कि जो जूट है वो एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाली फसल है, यानी ये ऐसे क्षेत्रों में बोई जाती है जहाँ तापमान ज़्यादा रहता हो, वर्षा ज़्यादा होती हो, क्योंकि जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल नियम और सिद्धांत के बिल्कुल अनुकूल है। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु फसल है जूट, पहली बात। दूसरी बात है, यह एक महत्वपूर्ण रेशा फसल है, यानी ये एक ऐसी फसल है जो रेशा देती है, और इसके रेशे से ही क्या है हम कई वस्तुओं का निर्माण है वो करते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके पौधे के जो तना होता है, इसका पौधा जो होता है उसका तना होता है, उस तने से क्या है कागज़ एवं लुगदी का निर्माण किया जाता है। कागज़ बनाया जाता है या लुगदी बनाई जाती है। लुगदी बोलते हैं कागज़ के गले हुए रूप को, जैसे हमने छाल है, छाल को लिया, पेड़ की छाल को, और उसको गला के रख दिया, उसे लुगदी बोलेंगे, ठीक है। तो उससे क्या है हम कागज़ का निर्माण करते हैं। एवं रेशेदार छाल से, और इसकी जो रेशे वाली छाल होती है उससे बंधाई व बुनाई की सामग्री हैं वो बनाई जाती हैं, जैसे धागे हुए या ऐसी चीज़ें होती हैं, बुनाई की जो चीज़ें होती हैं वो इसी के द्वारा बनाई जाती हैं, इसी की छाल से, जूट की छाल से बनाई जाती हैं। सामान्यतः तो जूट का जो उपयोग है वो बोरी, आपने बोरी सबने देखी होगी, जो टाट आता है, बोरी, टाट, दरियाँ, आपने फर्श आदि के निर्माण या आदि को बनाने में किया जाता है। ये सभी वस्तुएं इसी के द्वारा बनाई जाती हैं। सीधा क्वेश्चन आता है कि जूट का उपयोग कौन कौन सी वस्तुएं बनाने के काम में किया जाता है, कौन कौन सी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है जूट का उपयोग, तो वो आपके सामने है, मैंने यहाँ लिख दिया है। सामान्यतः जूट का जो उपयोग है वो बोरी, टाट, दरियाँ, फर्श और थैले भी इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो थैले और लिख लेना यहाँ पर, थैले आदि जो वस्तुएं हैं वो इसी के द्वारा बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जो जूट है वो पश्चिम बंगाल में,
उत्पादित किया जाता है। जो भारत का अगर बात करें या देश का बात करें तो लगभग 60% जो पश्चिम बंगाल से उत्पादित किया जाता है जूट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और सीधा क्वेश्चन बन के आता है कि भारत में सर्वाधिक जूट है वो कौन से राज्य में उत्पादित किया जाता है, तो वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। अगर वो बात करता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर जूट उत्पादित किया जाता है पश्चिम बंगाल में, तो लगभग 60%, यानी भारत का लगभग 60% जो जूट उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल से आपको प्राप्त हो जाता है। अगला है भारत में यह है, अब भारत के कौन कौन से राज्यों में जूट का उत्पादन किया जाता है। हालांकि इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है जूट में से, छोटा क्वेश्चन आएगा, या तो वो पूछेगा कि किस किस वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, या वो भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है। ये दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि यह महत्वपूर्ण रेशा फसल है, इसके जो पौधा होता है इसके तने से या छाल से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण है वो किया जाता है। तो भारत में यह पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में जो है उत्पादित किया जाता है। तो भारत में है पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में उत्पादित किया जाता है जूट। ये आपका जूट फसल कंप्लीट हो जाती है। इतना ही क्वेश्चन आता है इसमें से और इतनी आपकी किताब में दे रखी है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है। आगे बात कर रहे हैं तिलहन। अब देखिए तिलहन नाम से ही पता चल रहा है कि इससे हम तेल निकालने का कार्य करते हैं। वे फसलें जिनसे तेल या खाद्यान्नों की पूर्ति की जाती है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं हमको खाने के उपयोग में भी लेते हैं और उनका तेल निकाल करके तेल का भी उपयोग हम करते हैं, लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका तेल ही तेल हमारे काम में आता है। तो इन फसलों का मैंने यहाँ लिख दिया है इसके आगे, इन फसलों का उपयोग, तिलहन फसलों का, इन फसलों का उपयोग खाद्य पदार्थों और तेल प्राप्ति के लिए किया जाता है। पहली बात तो ये है, तिलहन फसलों का जो उपयोग है वो खाद्य पदार्थों और तेल प्राप्ति के लिए किया जाता है। भारत में विश्व का लगभग 10% तेल उत्पादित किया जाता है। अगर भारत में बात करें हम तो कुल लगभग 10% तेल है वो उत्पादित किया जाता है संसार का भारत में। तिलहन की फसलें रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में उत्पादित की जाती हैं। जो तिलहन की जो फसलें होती हैं वो दोनों ही ऋतुओं में बोई जाती हैं, रबी की फसल और खरीफ में भी, दोनों में ही बोई जाती हैं तिलहन की फसलें। अब तिलहन की फसलें हैं कौन कौन सी हैं, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। तो मूंगफली, मूंगफली को हम खाने के उपयोग में भी लेते हैं और उसका तेल भी निकालते हैं। सरसों, सरसों का हम तेल निकालते हैं और उससे विभिन्न प्रकार की हम सामग्रियाँ बनाते हैं। सरसों के द्वारा हम खल निकालते हैं जो पशुओं को खाने के काम में आती है और इसका तेल है वो मानव अपने उपयोग में लेता है। तिल, तिल को हम कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं तिल से और तिल का तेल भी हम उपयोग में लेते हैं। सूरजमुखी, सूरजमुखी से हम तेल निकालने का कार्य करते हैं जो बहुत ही काम का है। अलसी, अरंडी, इनका तेल निकाला जाता है और ये व्यापारिक फसलें भी है, ध्यान रखना, इनको बेच करके आजीविका भी हमारी आय कमाई जाती है, आजीविका कमाई जाती है। सोयाबीन, सोयाबीन को हम खाने के काम में भी लेते हैं और इसका तेल निकालने के काम में भी लेते हैं। तो ये तिलहन की फसलें हैं, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, सोयाबीन आदि, ये आपकी तिलहन की फसलें हैं। तो इसमें से भी छोटा क्वेश्चन आता है, इसमें से भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, या कोई ऐसी बड़ी चीज़ इसमें दे नहीं रखी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और बात कर रहे हैं आगे मूंगफली की। मूंगफली में 3 क्वेश्चन बनते हैं लास्ट। एक तो ये खरीफ की फसल है मूंगफली और यह ब्राज़ील की मूल फसल है। अगर देखा जाए तो ये ब्राज़ील देश की मूल फसल है, सबसे पहले ये ब्राज़ील में ही पाई गई। और मूंगफली उत्पादन में गुजरात राज्य का प्रथम स्थान है। भारत में अगर बात करें तो भारत में गुजरात प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है मूंगफली उत्पादन में और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है मूंगफली उत्पादन में। तो इस प्रकार ये मूंगफली ही आपके सामने है। खरीफ की फसल हो गई मूंगफली और ब्राज़ील की मूल फसल है, और कौन कौन से राज्यों का पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है वो आपके सामने है मूंगफली में। ये तिलहन फसल आपके सामने है। जो क्वेश्चन इसमें से बनता है वो आपके सामने है, मैंने आपको बताई दिए। या तो तिलहन फसलों के नाम पूछेगा वो, या आपसे ये पूछ सकता है कि इसका उपयोग है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है। इधर जूट की अगर बात करें तो कौन से जलवायु क्षेत्रों में बोई जाती है, और इसमें मैंने पॉइंट बना के बता दिए हैं कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण और भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है और कौन कौन से राज्यों में होता है वो आपके सामने है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं आगे, अगली जो है सरसों की ओर। हाँ तो देखिए, बात कर रहे हैं अब अपनी जो किताब है उसमें लास्ट जो दे रखी है आपकी औद्योगिक फसल वो सरसों दे रखी है। अब सरसों के बारे में आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि ये रबी की फसल है, गेहूं के साथ में बोई जाने वाली फसल है सरसों, तो रबी की फसल हो गई पहली बात। दूसरी बात, औद्योगिक फसल है क्योंकि इसको बेच करके आय या उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त कराया जाता है, ताकि इसका जो उपयोग है सरसों का वो दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है या इससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे तेल या खल निकाला तो वो अलग हो।
दूसरी बात, अब तेल निकाला जा रहा है इस फसल से, तो ये तिलहन फसल भी हो गई। अगर क्वेश्चन आता है कि तिलहन फसलें कौन सी है, तो भी सरसों उसमें आएगी। अगर औद्योगिक फसल पूछी जाती है तो भी सरसों उसमें आएगी, ध्यान रखना। और रबी की फसल तो ये है ही है। आगे बात कर रहे हैं हम, विश्व की 70% सरसों है, वो 70% सरसों भारत में उत्पादित की जाती है। अगर हम संसार के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में लगभग 70% जो सरसों है वो आपको उत्पादित करते हैं हम लोग। भारत के लोग जो हैं वो भारत में 70% सरसों उत्पादित होती है विश्व की। आगे सरसों उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, तो भारत में राजस्थान का है। और राजस्थान में लगभग भारत की 41% सरसों है वो उत्पादित की जाती है अकेले राजस्थान में, इसलिए राजस्थान का प्रथम स्थान। अगर वो पूछे कि भारत में सरसों उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो आपके सामने हैं। राजस्थान जिसका पहला स्थान है सरसों उत्पादन में, उत्तर प्रदेश सरसों उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, भारत का प्रमुख राज्य है, और मध्य प्रदेश तृतीय स्थान रखता है सरसों उत्पादन में अपना। तो सरसों उत्पादक राज्यों में, उसके बाद अन्य राज्यों में गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा और आदि कई राज्य भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो सरसों उत्पादक क्षेत्र भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा आदि राज्य आते हैं, जिसमें राजस्थान का प्रथम स्थान सरसों उत्पादन में, उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान और मध्य प्रदेश का तृतीय स्थान आता है। अगर राजस्थान में सरसों उत्पादन की पूछें कि राजस्थान में सरसों उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पूर्वी मैदानी भागों में उत्पादित किया जाता है। पूर्वी मैदानी भागों की अगर मैं बात करूं तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सारे, सवाई माधोपुर, ये सारे जिले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर वही बात की है, अलवर, भरतपुर में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है राजस्थान में। उसके बाद हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, सवाई माधोपुर है, इन जो जिले हैं इन सभी में सरसों का उत्पादन है वो अधिकता से किया जाता है। तो राजस्थान में सरसों उत्पादक जो जिले हैं वो आपके सामने हैं। बात कर रहे हैं सरसों का जो उपयोग है वो तेल निकालने के लिए, पशुओं के लिए खल बनाने के लिए, व इसके द्वारा आय प्राप्ति यानी आजीविका के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है, आय कमाने के उद्देश्य से। तो ये सरसों आपकी कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ आपकी जो फसलें हैं, औद्योगिक फसलें या मुद्रादायिनी फसलें, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं, आपके लिए एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, सिंचित कृषि किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिंचित कृषि। तो देखिए बात करते हैं सिंचित कृषि की, तो सीधा सा क्वेश्चन पूछता है वो, 1 नंबर का क्वेश्चन देता है, सिंचित कृषि से आप क्या समझते हैं या सिंचित कृषि किसे कहते हैं। तो मिट्टी में नमी या आर्द्रता को बनाए रखने के लिए, जब हम कोई फसल है उसको बोते हैं तो उस फसल में क्या है, हम ये चाहते हैं कि नमी या आर्द्रता बनी रहे हमारी मिट्टी में। तो नमी या आर्द्रता को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप कहते हैं जो मानव के द्वारा अपने हाथों से की जाती है, तो कृत्रिम रूप से फसलों को जल प्रदान किया जाता है। हम स्वयं जाकर के फसलों को जल प्रदान करते हैं, उसे हम कहते हैं सिंचित कृषि। सीधा क्वेश्चन आता है, सिंचित कृषि किसे कहते हैं, तो मिट्टी में नमी या आर्द्रता बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से फसलों को जल प्रदान किया जाता है, जिसे हम सिंचित कृषि कहते हैं। यह आपके सामने है इसकी परिभाषा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन बन करके आता है। देखिए बच्चों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर आवाज़ आ रही हो इसमें, थोड़ा अलग आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि पास में क्या है, सड़क पे थोड़ा काम चल रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी आवाज़ में आपको फ़र्क दिखाई देगा, आवाज़ आएगी, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। मैं पहले ही, जो काम चल रहा है सरकारी, अब सरकारी काम को हम रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा गौर से सुन लेना। तो क्वेश्चन सीधा बन करके आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। वो कुछ कारक पूछेगा आपसे, कुछ पॉइंट पूछेगा, उसके बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, कभी भी वर्णन नहीं करवाएगा, क्योंकि 3 नंबर का तो पूरा पार्ट है, उसमें से बड़ा ये क्वेश्चन यहाँ पर बन के नहीं आ सकता है। तो छोटा क्वेश्चन देगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, तो वो आपको पॉइंटों के हिसाब से आपको बताना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, यानी कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में इस कृषि का क्या योगदान है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पहली बात तो कृषि रोजगार का साधन होती है, कृषि से कितने सारे 54.6% लोगों को रोजगार मिला हुआ है प्रत्यक्ष रूप से, पहली बात। दूसरी बात, सकल घरेलू उत्पादन में सहायक। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब मैंने आपको बताया जीडीपी, क्या कहते हैं इसको, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने आपके लिए बता दिया है। ग्रॉस का मतलब सकल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पादन में सहायक है, जो हमारे देश में ही उत्पादन में वृद्धि होती है उसमें सहायक है। विदेशी व्यापार में सहायक है, हम जो विदेशों को व्यापार करते हैं या वस्तुओं का निर्यात करते हैं, तो हम ज़्यादा ये चाहते हैं कि फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो,
ताकि हम क्या कर सकें, उन फसलों का निर्यात कर सकें, बेच सकें उनको। आगे है उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति, यानी उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है कृषि हमारी, और औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार इकट्ठा करती है। यानी कि जो उद्योगों में जो वस्तुएं बनती हैं, जो कृषि फसलें, उनको हमने बेचा, उद्योगों में गई, उनसे जो वस्तुओं का निर्माण हुआ उनको वापस बाजारों तक लाया जाता है, वो उसका भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें भी। तो कृषि का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इस भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो ये आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट, इसको लगा लीजिए आप। और कभी कभी आता है, देखिए समय जब बुरा आता है तो वो बोल करके नहीं आता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि ये कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। आगे है, एक क्वेश्चन और बनता है छोटा सा कि राजस्थान में जो शुष्क कृषि है वो कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, शुष्क कृषि का मतलब होती है बिल्कुल सूखी खेती, जहाँ पर सिंचाई से ही केवल खेती की जा सकती है। ऐसे क्षेत्र या तो मरुस्थलीय हो सकते हैं, रेतीले क्षेत्र हो सकते हैं, जहाँ वर्षा की बिल्कुल कमी पाई जाती है, जहाँ बिल्कुल न्यून वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि है वो की जाती है। जैसे कि मैं बात करूं तो जैसलमेर हुआ राजस्थान का, बाड़मेर हुआ, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, ये सभी क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश हैं, शुष्क रेतीले मैदान हैं, इसलिए यहाँ पर शुष्क कृषि है वो की जाती है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप इनको बड़ा गौर से देखना। और इस क्वेश्चन के साथ में ही आपका ये जो लेसन नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9, वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और मैं कोशिश करूंगा और भी बेहतरीन देने की, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि आप अपने नोट्स बनाते चलें हाथ के हाथ, और उसको रिवाइज करते हुए चलें, ताकि आपको आगे परेशान ना हो। और अगर कोई समस्या आ रही हो इसके बावजूद भी, वैसे तो नहीं आनी चाहिए, कोशिश तो यही है, लेकिन फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, ताकि हम उसका जो आपका निर्धारण है उसको बता सकें, उसका सॉल्यूशन हम आपको दे सकें। और ये पाठ आपका नवा पाठ भारत में कृषि आपका समाप्त हो जाता है। इसी के साथ अगला लेक्चर हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट, और उसमें अगला पार्ट 10 पार्ट होगा आपका, और उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।